आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाला एक बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक के बारे में, साथ ही साथ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। आज हम मिल करके सोचने वाले हैं कि क्या करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसा कि आपको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मैंने भी जो है आपको अपने वीडियो में काफ़ी बार बताई है, पर सवाल ये है कि वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो अगर आपका आंसर हाँ है तो आप गलत है, और अगर आपका आंसर ना है तो भी आप गलत है। तो क्या है इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं है तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आप अगर किसी मटेरियल की बात कर रहे होते हैं, किसी भी मटेरियल आसपास में जो भी मटेरियल आपको दिख रहा है उसको पकड़ ले, तो उस मटेरियल के अंदर दो बेसिक प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला मास और दूसरा जो है चार्ज। अब इस मास का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, और चार्ज का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपने चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं हो, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो जान रहे हैं कि बहुत बार हमने बात की है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी सुना है, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं सुना है। तो आपको बता दें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा करके आप हवा में जब छोड़ते हैं तो वो जो नीचे गिरता है तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। न्यूटन के सर के ऊपर जो एप्पल गिरा था और उसने सोचा था कि भाई ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, उसके पीछे का रीज़न जब खोजा, जो रीज़न मिला वो था आपका ग्रेविटेशनल फील्ड। तो क्या है ये ग्रेविटेशनल फील्ड? जिस तरीके से आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक पोल्स चाहिए होता है, मैग्नेट चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज चाहिए होता है, उसी प्रकार से ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए मास चाहिए होता है। दो मास को अगर आप एक दूसरे के सामने लेकर के आएंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करेगा जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और वो अपने चारों तरफ फील्ड भी क्रिएट करता है जिसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ये जो फील्ड है हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में काफ़ी वीक होता है, और जो हेवी मास होता है यानी कि जो भारी मास होता है वो हमेशा हल्की मास को अपनी तरफ खींचता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो अर्थ है। ये जो अर्थ जो प्लैनेट है जिसके ऊपर हम सब रह रहे हैं, तो आप ये देख रहे हो कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, और ये बहुत बड़ा होता है और बहुत हैवी भी होता है। चूँकि ये इतना भारी है इसी वजह से हम सब को, क्योंकि हम सभी तो मास ही है ना, हमारे अंदर तो मास है, तो इस मास को वो नीचे की तरफ खींचा, और इसी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हवा में आप छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और आपने ये सुना होगा कि जब हम मून में जाएंगे तो हमारी जो वेट है वो कम हो जाती है। तो इसके पीछे का रीज़न आपको पता है, यही है इसके पीछे का रीज़न। क्योंकि आपको पता है कि मून जो होता है वो हमारे अर्थ से छोटा होता है, वो हल्की होती है, तो हल्की है बट है भैया, वो भी तो बहुत बड़ी मास है, तो वो भी हमें खींचेगा, पर उस फोर्स से, उस इम्पैक्ट से नहीं हमें नीचे खींचेगा। यानी कि मास तो हमारा वही होता है, बट जो जी का वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, और एम जी जो है, एम इंटू जी, वो हमारा वेट होता है, और जिसे फोर्स भी कहा जाता है, वो हमारा कम हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो वेट है वो मून पे जाने पर कम हो जाती है। तो इतना तो आपको समझ में आया कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए मास चाहिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है मैग्नेटिक पोल चाहिए होता है, यानी कि मैग्नेट चाहिए होता है, तो वैसे ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए होता है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ मिलेगा हमें? तो आप लोग यार कैसी बात कर रहे हो, अभी तो मैंने बताया किसी भी मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास चार्ज होता है, तो कहीं और क्यों जाएंगे, हम इस मटेरियल के ही पास जाएंगे। तो आप सही कह रहे हो, मटेरियल के पास जाते हैं। हमने देखा कि हर एक मटेरियल, दुनिया के हर एक चीज़ जो है एटम से मिलकर बना हुआ है। ये बात तो आपको पता है, मैंने कई बार आपको बताई है। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे चार्जेस होते हैं? जी नहीं, ये चार्ज नहीं होते हैं, ये चार्ज कैरियर होते हैं। इसके पास चार्ज होता है, ये चार्ज को कैरी कर रहे होते हैं। जिस तरीके से बकेट को, बाल्टीन जो होता है उसको तो आप वाटर नहीं कहेंगे ना, बकेट के अंदर आप पानी डालते हैं, अब बकेट को क्या कह सकते हैं? वाटर कैरियर कह सकते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁹ चार्ज होता है। चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरे चार्ज को लेकर के आए तो वो फोर्स इंपैक्ट करेगा। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है हमारे चार्ज का। आप विकिपीडिया वगैरह में जो है खोल करके आराम से पढ़ सकते हैं, या किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो आपको यही देखने मिलेगा।
तो इन सब को अगर कंक्लूड किया जाए तो यहाँ से तो हमें यही समझ में आता है कि हर एक मटेरियल जो है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता होगा। तो क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात सही नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि हर एक मटेरियल जो है एटम से मिलकर के बना हुआ होता है और हर एक एटम के अंदर जो है चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और चार्ज का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे। फिर जब ये ट्रू है तो ये वाली बात क्यों ट्रू नहीं है कि मटेरियल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है? तो बात कुछ ऐसी है कि हर एक एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो जो नेट चार्ज है हमारे मटेरियल के ऊपर वो जीरो होता है, यानी कि टोटल चार्ज हमारे मटेरियल के ऊपर नहीं होता है। देखिए, इसके लिए आपको और एक चीज़ समझना होगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि वो पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पता है, मैग्नेट में हमारा नॉर्थ से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ में जाकर के जो है अंदर हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। उसी प्रकार से पॉजिटिव से निकलता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव में जाकर के टर्मिनेट हो जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि चूंकि हमारे एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन रही है, पर पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में ही टर्मिनेट हो गई, मतलब एटम के अंदर ही पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी खत्म हो गया। तो बाहर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देखने नहीं मिलता। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो ये जरूरी है कि इस मटेरियल के ऊपर कुछ ना कुछ जो है नेट चार्ज हो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो ज़्यादा या तो नेगेटिव चार्ज हो ज़्यादा। तो अब ये कैसे कर सकते हैं? इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, दो प्लेट रखते हैं सामने सामने, एक प्लेट से हमने क्या किया कि कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाला, दूसरे प्लेट में हमने डाल दिया। तो जिस प्लेट से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला था तो वहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने डाला जिस प्लेट में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, यानी कि नेगेटिव ज़्यादा हो गए, यानी कि एक प्लेट आपका पॉजिटिव चार्ज बन गया और दूसरा जो प्लेट है वो आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। और इस वजह से क्योंकि हमारा ये चार्ज हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। पॉजिटिव से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट होता है, तो आपको कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखने मिलता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मटेरियल के ऊपर नेट चार्ज होना ज़रूरी है। अब देखिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी मटेरियल से समझ लीजिए कुछ चार्ज हम लोग बाहर निकाल के लाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने बाहर लेकर के आया है, ऐसा समझिए। तो फ्री स्पेस में जब हम इलेक्ट्रॉन को लेकर के आए, अब चूंकि वो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर चार्जेस होंगे। अब चार्ज है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, क्योंकि वो रुकी हुई है इसलिए उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। अब हमने इस चार्ज को पकड़ा और उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाते हैं। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? देखिए, अगर गाड़ी आप चला रहे हैं तो अगर 20 के स्पीड से चला रहे हैं तो 20 के ही स्पीड से आपको चलानी है, 20 से 30 नहीं करना है, 20 से 15 नहीं करना है, 20 मतलब 20, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से जब हमने मूव किया चार्ज को, तो जब चार्ज मूव होता है तो क्या बन जाता है, करंट बन जाता है, क्योंकि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो होता है करंट। तो जब करंट फ्लो हो रहा है तो क्या करेगा, वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है? जाहिर सी बात है ये करेगा, क्योंकि ये करंट है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा? कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चार्ज है, इसकी प्रॉपर्टी ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना, तो ये क्यों नहीं करेगा? इसका मतलब ये होता है कि अगर करंट फ्लो होता है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? ये मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड है। पहले जो स्टैटिक चार्ज था वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था। तो जब चार्ज रुकी हुई थी तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही थी? नहीं कर रही थी। जब इस चार्ज को हमने मूव किया तो ये प्रॉपर्टी हमें देखने मिला कि वो अपने चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो अगर आपका मेमोरी अच्छा है तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आप इसका आंसर हाँ देते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही क्रिएट करेगा, तो आप गलत होगे। तो फिर इसका क्या मतलब है? हाँ, हमने तो यही देखा कि अभी भाई करंट जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा है, तो फिर क्या बात है? देखिए, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में भी नहीं बताया आपको, हम बात कर रहे हैं करंट के बारे में। जब फ्री स्पेस में जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो करंट बना रहा होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिफरेंट। ये जो है करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो हो रहा होता है
तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? तो वहाँ पे जो कहानी है थोड़ी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था कि अगर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो आपके पास नेट चार्ज होना चाहिए। तो करंट जब फ्लो हो रहा था तो वहाँ पे तो भाई हम चार्ज को फ्लो करवा रहे थे, तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो था वो चार्ज कैरियर था, तो उसके अंदर चार्ज था ही, नेट चार्ज तो था ही, तो वो जो है क्रिएट कर रहा था। पर अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में कैसे करंट फ्लो हो रहे होते हैं? उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही फ्लो हो रहा होता है, राइट। पर उस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी तो होता है ना, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। नेट चार्ज उस कंडक्टर के ऊपर 0 होता है। और जब करंट फ्लो भी हो रहा होता है उस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो किसी भी वक्त एक साइड से जितना इलेक्ट्रॉन इंसर्ट हो रहा होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी साइड से निकल रहा होता है, यानी कि जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं चूंकि नेट चार्ज नहीं है तो सिर्फ वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। तो अगर इन सबको कंक्लूड करें तो इससे तो यही समझ में आता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। फिर अगर आपकी मेमोरी अच्छी होगी तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर आप इसका आंसर ना भी देते हैं तो भी आपका जवाब जो है गलत होगा। तो भाई क्या सही है? तो यहाँ पे हम लोग और एक कंडीशन को मिस कर रहे हैं। मैंने आपको ये तो बताया है कि अगर एक फ्री चार्ज को आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाएंगे तो वो जो है करंट बनता है और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। पर यही चार्ज जब किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो होता है, चूंकि कंडक्टर के ऊपर जो है नेट चार्ज 0 होता है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो ये जो है हमारा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। और एक कंडीशन आता है जब इस चार्ज को हम एक्सेलरेट करवाते हैं, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ना मूव करवा के इसकी वेलोसिटी को हम बदलेंगे। पहले वो 30 की स्पीड में चल रहा था, फिर 40, फिर 50 या 50 से 40 हो रहा, 30 हो रहा, अपने वेलोसिटी को ये बदल रहा है। उस समय क्या होगा? उस समय हमने देखा कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने लग रहा था। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिल करके जो है कुछ वेव बनाता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको बनने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि चार्ज भाई हमारी एक्सेलरेट करे, वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करे या तो वो ऑसिलेट करे। अब देखिए चार्ज जब ऑसिलेट करता है तो भी वो अपनी वेलोसिटी को बदल रहा होता है। आपको नहीं पता है कि ऑसिलेट में कैसे बदल रहा होता है, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है पेंडुलम। आप जानते हैं ना कि पेंडुलम ऑसिलेट करता है, तो अगर पेंडुलम को आप ध्यान से देखेंगे जिस तरीके से वो मूव कर रहा होता है, तो जब वो ऊपर जाता है एकदम टॉप में जाता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, रुक जाता है, फिर नीचे आता है और जैसे जैसे नीचे आ रहा होता है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है और जो सबसे नीचे होता है तो उसकी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होती है, फिर ऊपर जा रहा होता है वेलोसिटी घट रही होती है, फिर ऊपर जाकर के रुकता है, 0 हो जाता है वेलोसिटी, फिर नीचे आता है वेलोसिटी बढ़ रहा होता है। यानी कि वेलोसिटी यहाँ भी जो है चेंज हो रहा है, यानी कि जो है यहाँ भी हमारा एक्सेलरेट हो रहा है। तो जब भी एक्सेलरेट होगा यानी कि ऑसिलेट होगा हमारा चार्ज, तो हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा। पर सवाल यहाँ से ये निकल करके आता है कि भैया इस चार्ज को हम कैसे ऑसिलेट करवाएं या कैसे इसको एक्सेलरेट करवाएं? तो बहुत सारे तरीके होते हैं। जो सबसे सिंपल तरीका होता है एलसी सर्किट, आपने सुना होगा एलसी सर्किट के बारे में। तो इसके मदद से जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमें मिलता है, और नेचर में हमें और भी कई सारी चीज़ें देखने मिलती है। जैसे स्पार्क जब होता है तो उस समय भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोड्यूस होता है। और अगर किसी भी एटम को आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी बैंड में जाता है, फिर वो वापस से अपने बैंड में आता है, तो उस समय भी जो है एनर्जी रिलीज कर रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। और आप कहते हो कि जो है वो लाइट इमिट कर रहा है, तो समझ में आया, लाइट भी जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। तो इतनी बात जो है आपको समझ में आती है। तो देखिए अभी तक बहुत थ्योरेटिकल बात हो गई, प्रैक्टिकल हमें समझना है। आपको एसी डीसी ज़्यादा समझ में आता है, ये एक्सेलरेटेड चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज वायर के अंदर से हो रहा है, भैया एसी डीसी का फॉर्म में बताओ, वो हमें समझ में आता है। तो देखिए डीसी करंट अगर हमारे वायर से फ्लो हो रहा होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर से जो है, अगर करंट का नेचर अगर डीसी होता है, डायरेक्ट होता है, तो वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। अगर करंट का नेचर अल्टरनेटिंग होता है, यानी कि वायर से अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवा रहे हैं, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? ये सवाल अपने में बहुत बड़ा सवाल है और पूरे इंटरनेट में और किसी भी बुक में किसी ने भी बोल्ड स्टेटमेंट नहीं दी है, डायरेक्ट नहीं बताया है स्ट्रेट फॉरवर्ड में कि हाँ भाई एसी करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। सब घुमा फिरा के जो है एक्सेलरेटिंग चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, या एलसी सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, या एंटीना के बारे में बात कर रहे हैं, पर भाई हमें जानना यही है। तो मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताता हूँ विद एक्सप्लेनेशन। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं विद एक्सप्लेनेशन। तो देखिए इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर सोचेंगे कि अगर अल्टरनेटिंग हमारे वायर से फ्लो होता है तो वो जो है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप नेचर को देखेंगे ध्यान से तो आपको क्या दिख रहा होगा कि वो जो
मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा होता है। जैसे जैसे वायर के अंदर से करंट का वैल्यू चेंज हो रहा होता है उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी जो है हमारा चेंज हो रहा होता है। तो फैराडे अंकल ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है तो वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब आप सोच रहे होगे यार फैराडे अंकल ने ऐसा कब कह दिया, हम तो ये सुने थे कि किसी भी कॉइल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लिंक है वो चेंज होता है तो वो ईएमएफ इंड्यूस होता है और सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट फ्लो होता है। तो भैया अगर इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, गहराई से समझेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। हम ऐसा कहते हैं ईएमएफ इंड्यूस होता है यानी कि वोल्टेज इंड्यूस होता है। ये वोल्टेज होता क्या है, V = E/R होता है, जहाँ पे R है हमारे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट होता है। ये जो वोल्टेज है ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और फैराडे ने भी जो लॉ दिया था वो यही बातें बताई थी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। आप जो पढ़ते हैं वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है ताकि आपको चीज़ें आसान से समझ में आ जाए। आप देखोगे अगर मैक्सवेल ने भी तो वो 4 इक्वेशन दिया था, उसमें से एक इक्वेशन जो है हमारे फैराडेज अंकल का था यही वाला, तो उसमें यही स्टेटमेंट जो है उन्होंने प्रॉपर लिखा था। तो चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली जो है कंक्लूजन पे जंप करते हैं, क्योंकि वीडियो भी जो है काफ़ी लंबा हो गया। तो देखिए अगर आपके करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डीसी करंट है तो हमारा जो है सिर्फ वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करेगा। अगर एक सिंगल वायर से अल्टरनेटिव करंट फ्लो करवाते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करेगा। हालांकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है काफ़ी कमज़ोर होगा, वीक होगा, बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करेगा, पर करेगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।